मैं एक बेवा औरत थी और गांव से मेरे शौहर के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था और वो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रात को जल्द ही अपना कमरा बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। ये देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो मेरे शौहर की अचानक मौत ने हमारी जिंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो अपने पापा की लाडली थी, वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। उनके बाबा की जुदाई ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद इनके बाबा की जगह जिंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आई थी। लेकिन हमारी जिंदगियां पहले जैसे नहीं रही थी। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पर हम सब अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हों। और फिर मेरे शौहर के दोस्त का बेटा नासिर शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे वीरान से घर में जैसे रौनक आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगी। नासिर ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्द ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब ये सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे। और अपनी बेटियों को खिलखिलाता देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठी थी। मैं बहुत कम उम्र में ही बेवा हो गई थी। मेरी शादी को 10 साल ही गुजरे थे और मेरी 2 छोटी बेटियां थी। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और मेरे शौहर एक कार हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसी वक्त ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अपने शौहर के इस तरह चले जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। बेवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी और अपने बच्चियों के सर पर सुतेरे बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गमगीन थी और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी में इन्हें अपने साथ ही लेते हुए आती। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेली ही जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब नासिर हमारी जिंदगी में आया तो जैसे जिंदगी में रंग से भर गए थे। मेरे लिए भी बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो शहर आया था और मैंने उससे कहा कि भाई मेरी बेटियों को भी पढ़ा दिया करो ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। नासिर बहुत ही नेक बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख ना उठाता बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरे शौहर की दोस्त ने इसकी अच्छी तरबियत की है। दरअसल वो मेरे शौहर की दोस्त का बेटा था। दोनों कॉलेज के दोस्त थे। नासिर ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब से नासिर इन्हें पढ़ा रहा था वो दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो गई थी। इनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा को खो देने के बाद तो इन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। स्कूल से भी इन दोनों की शिकायत आने लगी थी, लेकिन नासिर ने आते ही इन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। हर रोज शाम को इन दोनों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता और मैं भी इनके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम करती। मेरे और बच्चों के साथ ही नासिर भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे आने के बाद ही घर लौटता। नासिर के आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता। उसे मुझसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं भी उसे जबरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 4 साल तक उसे हमारे साथ ही रहना था और मुझे यकीन था कि हम करीब आ जाएंगे। नासिर के आने से घर के छोटे मोटे काम भी नासिर ही करता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे नासिर में अपने शौहर की झलक नजर आती थी। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उन्हीं जैसा था। जब तक मेरे शौहर जिंदा थे उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह से साथ दिया था। वो घर के काम काज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। इसी तरह नासिर भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे शौहर भी नासिर की तरह ही शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे शौहर का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मेरे शौहर हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे शौहर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे शौहर ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही इनको जानते थे क्योंकि मैं ज्यादातर इसकी की बात किया करती थी, इसलिए जब इसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने हाँ कर दी। जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उसका साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपना घर छोड़कर मैं उसके घर चली आई थी और इसके बाद मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को अपने शौहर के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दे दी थी। मेरे शौहर ने शादी से पहले शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसलिए मुझे कभी गाँव जाना ही नहीं पड़ा।
पड़ा। मेरे शौहर की कॉलेज फ्रेंड रिदा कभी कभी हमसे मिलने आ जाती थी और नासिर रिदा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त नासिर की उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन अब वो 20-21 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद मैं और मेरे शौहर 1-2 बार गाँव गए थे, लेकिन मुझे गाँव की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गाँव नहीं गए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे शौहर ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी सुबह मेरे शौहर मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकल गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए थे, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी और गाँव में भी फोन कर दिया था, लेकिन शायद मेरे शौहर की इतनी उम्र लिखी हुई थी और इसीलिए वो आने वाले कुछ घंटों में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आज भी मुझे जब वो दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी जिंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो उसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मेरे शौहर ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं इनकी बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूंगी और मैं उसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। नासिर की माँ रिदा भी अपने दोस्त की अचानक मौत पर टूट कर रह गई थी। मेरे शौहर की मौत के बाद रिदा ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। जब कभी आती तो अपने दोस्त को याद करके फूट फूट कर रोने लगती, इसलिए मैं खुद ही रिदा से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। तो रिदा उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी, लेकिन मेरे शौहर उसे रिदा ही कहा करते थे, इसलिए मैं भी यही कहती थी। मेरे शौहर की दोस्त रिदा का हमारे साथ रवैया बहुत ही अच्छा था और मुझे भी वो पसंद थी। रिदा ने मुझे नासिर की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात कही तो मैंने खुद ही रिदा से कहा कि वो नासिर को हॉस्टल में भेजने के बजाय हमारे घर भेज दे। नासिर के अंकल का ही तो घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे रिदा की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वो नासिर को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। रिदा ने मुझे बताया था कि नासिर एक बहुत ही शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन उसने कभी अब तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं मेरी बेटियां हॉल में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थी। लेकिन वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियों की नासिर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों कॉलेज से आने के बाद सारा दिन इसके साथ ही खेलती रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती और नासिर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार उसको मना किया, लेकिन अगले दिन फिर से चॉकलेट लेकर आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर काम काज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और नासिर उसी में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई, मेरी नजर नासिर के दरवाजे की तरफ। आज मुझे न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज रात होते ही वो जल्द ही अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि इसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था, तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे की लत लगाई जा रही थी, इसलिए मुझे अचानक ही उसकी फिक्र सताने लगी। 21 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के माहौल से पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। वो जब तक शहर में है मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि रिदा ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वो गलत कामों में पड़ जाता तो मैं रिदा को क्या मुंह दिखाती। नासिर को हमारे घर आए हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती ना हुई थी और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट उससे पूछ सकती। वैसे तो मुझे वो देखते ही शर्म से सर झुका लेता और मैं उससे भला कैसे पूछती कि रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करते हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिर नासिर अपने कमरे में क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में गुजर गए और जैसे ही मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो मुझे फिर से उसका ख्याल आया और मैं एक रात से मेरी बेटियां टीवी देखने में बिजी थी और नासिर किचन में अपने लिए चाय बना रहा था तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के सामने से नहीं उठेंगी। मुझे उसके कमरे में छुपे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब नासिर चाय का कप लेकर अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर
पर लेट गया। कुछ देर बाद आराम से चाय की चुस्कियां लेता रहा और मैं दिल में सोचने लगी कि मैं बगैर बात की तस्दीक किए इतने सीधे साधे से लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर नासिर को नशे या किसी भी चीज की लत लगती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता न चले। मुझसे शर्माता जरूर था लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि वो जैसे इधर उधर हो जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उस पर नजर रख रही हूँ तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर ही हुई थी कि नासिर ने उठकर अपनी चाय का खाली कप मेज पर रख दिया और फिर अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका मुंह उस तरफ था, मुझे उसका लैपटॉप नजर आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात की इस पहर भी पढ़ाई करने में बिजी है और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी। लैपटॉप ऑन होते ही उसने एक वीडियो लगाई। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जिस लड़के को सीधा सादा और मासूम समझ रही थी वो ये सब भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। नासिर बहुत ही दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर हाथ ही लगा रहा था जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम उसके सामने आ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात की इस वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छुपी हुई हूँ। मुझे अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और घबराते हुए कहने लगा, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे मार दिया और उससे कहा, मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे गिरबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आके मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी और उसे अपनी औलाद की तरह ही रखा था। मेरे शौहर इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसने तो मेरे भरोसे की धज्जियां बखेर दी थी। उसने कब, कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने बहुत ही गुस्से से इससे दोबारा ये सवाल किया तो वो सर झुकाए कहने लगा, मैंने आपके वॉशरूम में कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको पसंद करता था। और जब मैं गाँव से यहाँ आया तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर सका और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दूं और रोजाना रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर सकूं। और ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी से घर कुछ देर पहले से लौट आया। आप उस वक्त घर पर नहीं आई थी और स्कूल में थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने आपके वॉशरूम में कैमरा छुपा दिया। वो सर झुकाए अपने गुनाह को बता रहा था और मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने बहुत दुखी से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम भूल गई मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मेरी औलाद की तरह हो। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा, आप किस गलत फहमी में जी रही हैं? आपके शौहर की मौत हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं रही। और अगर अंकल जिंदा भी होते तो अभी आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही होते। और जब मैं शहर आया आप मेरी आंखों के सामने थी और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेती रही। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मेरे दोस्त बने। उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और जिंदा कर दिया और मुझे जिंदगी का एक ऐसा रूप दिखाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं आपको आंटी के नजरिए से बिल्कुल भी नहीं देखता। आप मेरी नजरिए में वो औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। नासिर की बात सुनकर तो मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं नहीं देख पा रही थी। मुझे आज भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी इस तरह वो मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने उसके लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो खत्म की और ये देखकर मेरे पांव ही कांपने लगे कि उसके लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियो थी। मैंने कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर घर से निकल जाओ, अब मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं है। वो कहने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने कड़ी निगाहें उस पर डाली और उससे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इससे बेहतर है कि खामोशी से हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं रिदा को इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वो उम्र के जिस हिस्से में है इसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलत हरकत कर जाते हैं, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर आगे निकल जाएगा। नासिर ने रात के अंधेर में खामोशी से मेरे घर को छोड़ दिया था और मैंने अपनी बेटियों को अपने आगोश में ले लिया था। वो खुद तो चला गया था लेकिन मुझे अपने और पराये मर्द के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझा गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते में इसलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मुझे यकीन था जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैंने रिदा को इस बारे में कुछ नहीं कहा। नासिर ने मुझे बहुत बड़ा सबक
सबक सिखा दिया था। मैं अब अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर भरोसा करने वाली नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।